नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो हमारी बात चल रही थी उदारवाद के बारे में, और उदारवाद के जो उदय के कारण है वो प्लस जो नकारात्मक उदारवाद है जिसको हम शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उदारवाद को जो दूसरा प्रकार है जिसको हम नकारात्मक का उल्टा क्या हो जाएगा सकारात्मक, यानी सकारात्मक उदारवाद, जिसके अन्य नामों की बात करें तो कल्याणकारी उदारवाद है, सामाजिक उदारवाद है, आधुनिक उदारवाद है, नैनी स्टेट है। इसके अलावा इसमें संशोधन किया गया तो संशोधनात्मक उदारवाद भी इसको कहा जाता है। तो ये देखेंगे कि क्यों आया ये भाई उदारवाद। तो हमने देखा था कि क्यों आया भाई, वणिकवाद के विरोध में आया था। और ये देखेंगे कि नकारात्मक उदारवाद को खत्म करने का सकारात्मक उदारवाद आने का क्या कारण रहा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आने का जो सबसे पहला कारण है वो तो यही है कि इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया। स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल कैसे भाई, जैसे उदाहरण की बात करें, खुला सांड होता है वो हमेशा लठ ही खाता है। ज़्यादा आवारा सांड, खुला सांड होता है वो क्या होता है, लठ खाता है। ये इस सेम खानी, जैसे कहते हैं कि भाई बच्चा बिगड़ गया, शहर जाने के बाद बच्चा क्या हो गया, बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया कि भाई वहाँ ज़्यादा शहरों में ज़्यादा स्वतंत्रता है इसलिए बिगड़ गया। तो इन्होंने स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया। भाई प्रतिबंधों का अभाव, किसी प्रकार के प्रतिबंध ना होना, तो ये तो हम भी जानते हैं कि प्रतिबंध होने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि यातायात पुलिस वाला है, प्रतिबंध है तभी तो कुछ ना कुछ कंट्रोल हुआ है शहरों में, मान लो, नहीं तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता कि समझ में नहीं आती। तो स्वतंत्रता पर इन्हें ज़्यादा बल दिया। तो कई विचारक हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई नहीं, स्वतंत्रता पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। जैसे जेएस मिल, भाई इसमें जो सकारात्मक उदारवादियों में जो मुख्यतः जो संशोधन किया वो किसने किया, जेएस मिल और टीएच ग्रीन ने। तो जेएस मिल ने ये कहा कि भाई आपको हाथ घुमाने की आज़ादी है। उदारवाद तो स्वतंत्रता तो देता ही है, भाई स्वतंत्रता के ऊपर इन्होंने कोई छेड़छाड़ी नहीं करी। तो मिल कहता है कि भाई आपको हाथ घुमाने की क्या है, आज़ादी है, लेकिन आज़ादी आपको वहीं तक ही है जहाँ तक दूसरे की नाक बीच में नहीं आती। दूसरे की अगर नाक बीच में आ जाएगी वहाँ आपकी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। टीएच ग्रीन, करने योग्य कार्य, करने योग्य कार्य क्या है, स्वतंत्रता है। अब सारे कार्य करने योग्य थोड़ी है, कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो करने योग्य नहीं है। तो ऐसे विचारकों ने इस चीज़ को क्या है, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया कि युक्तियुक्त प्रतिबंधों का होना ही क्या है, स्वतंत्रता है, ना कि प्रतिबंधों का अभाव। युक्तियुक्त बंधन या युक्तियुक्त प्रतिबंधों का होना। भाई मोटरसाइकिल के आप में 200 की स्पीड का लगा हुआ है, 200 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आप चला थोड़ी सकते हो, क्योंकि उससे क्या दूसरों की स्वतंत्रता बाधित होगी। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर दोगे, वो बेचारा मारा जाएगा जो 50 की स्पीड से 40 की स्पीड से चला रहा है। तो युक्तियुक्त प्रतिबंधों का होना वही क्या है, स्वतंत्रता है। तो कहीं ना कहीं इसका विरोधी विचार आ गया, किसका, नकारात्मक उदारवाद का। नकारात्मक उदारवाद का ये विरोधी विचार हो गया। फिर इसमें कई विचारक ऐसे हैं, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें हम, हर्बर्ट स्पेंसर तो अति व्यक्तिवाद की श्रेणी में है। नकारात्मक उदारवाद वैसे ही व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा जोर देता है, ये तो अति व्यक्तिवाद की श्रेणी में चला गया। इसने तो ये कह दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो योग्य है वही जीवित रहेगा, बाकी मर जाए, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता। चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है ना कि जो योग्य है वही, जो राज्य में बीमार, बूढ़े, लूले, लंगड़े, ये सब इनको मर जाना चाहिए। ये राज्य के विकास में क्या बाधा पैदा करते हैं, इनको तो राज्य को खत्म ही कर देना चाहिए। तो ये अति व्यक्तिवाद की श्रेणी में चले। अरे भाई, बड़े बुजुर्गों को ही खत्म कर देंगे तो फिर सारी एक तरह से क्या हो जाएगी, मटिया मेटी हो जाएगी सारी जो सभ्यता, एक तरह से संस्कृति है हमारी। तो ये अति व्यक्तिवाद की श्रेणी में चला गया। इस कारण से भी क्या है, सकारात्मक उदारवाद आया। कहीं ना कहीं इन विचारकों ने ये कहा कि नहीं भाई, व्यक्ति तो जरूरी है लेकिन साथ साथ समाज भी जरूरी है। भाई जैसे व्यक्ति, जैसे जॉन लॉक जैसे विचारक है, वो ये कहते हैं कि जो आपने संपत्ति अर्जित कर ली उसके ऊपर आपका हक है, मान लो, ठीक है, अच्छी बात है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। तो सिबी मैकफर्सन, इन्होंने इसको क्या कहा, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद की श्रेणी दी। स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद।
जॉन लॉक का जो व्यक्तिवाद था कि भाई हाँ ठीक है, व्यक्ति ने जो कुछ कमाया वो उसके ऊपर उसी का आगे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे माता पिता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, भाई बहन है, हमारा परिवार है, समाज है, सबका कहीं ना कहीं रोल कहीं ना कहीं व्यक्ति को विकसित करने में होता ही होता है। तो एक ये भी विरोधी विचारधारा है कि भाई व्यक्ति अपने से मतलब रखे, ये भी थोड़ा सा क्या ठीक नहीं लगता कहीं ना कहीं। तो इसके कारण है हर्बर्ट स्पेंसर है, फिर ये निजी संपत्ति का समर्थन करते थे, जॉन लॉक वगैरह जीवन स्वतंत्रता संपत्ति। तो कहीं ना कहीं निजी संपत्ति का समर्थन, निजी संपत्ति का समर्थन, तो निजी संपत्ति का समर्थन करने से क्या आया, पूंजीवाद, और पूंजीवाद को इन्होंने क्या है बढ़ावा दिया, पूंजीवाद का समर्थन, पूंजीवादी समर्थित विचारधारा आ गई। तो लोगों ने उस समय यूरोप में आर्थिक मंदी आई थी, तो एक कारण ये भी लिख सकते हो आर्थिक मंदी का। तो आर्थिक मंदी जब आई तो ये जो पूंजीवाद है ये इसको मिटाने में क्या रहा, असफल रहा। लोगों ने फिर ये कहा कि भाई ये जो विचारधारा है ये अभी काम की नहीं है। उस समय जैसे समाज जो रूस वगैरह को प्रोग्रेस कर रहे थे, तो बोला ये विचारधारा क्या है, अभी काम की नहीं है। तो उस समय किन्स विचारक आते हैं, किन्स, तो उन्होंने इनकी जो विचारधारा वो किन्सवाद के नाम से भी जानी जाती है। तो किन्स विचारक है, इन्होंने ये कहा कि राज्य को अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर जो भी आर्थिक संसाधन है उन पे ऊपर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण, राज्य का नियंत्रण। तो अब ये विचारधारा तो कौन सी थी, वणिकवाद की विचारधारा। वणिकवाद की विचारधारा भी तो ये कहती थी कि भाई अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, जबकि नकारात्मक जो उदारवाद था वो ये कहता था कि राज्य का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, अगर है तो भी बहुत मामूली, मतलब कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए राज्य की अर्थव्यवस्था में, राज्य का अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो किन्स वगैरह हैं विचारक, इन्होंने ये कहा कि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होना चाहिए। भाई आर्थिक मंदी जैसे चीज़ें हैं उनसे आप कैसे बच सकते हो, इसी चीज़ से बच सकते हो कि भाई राज्य क्या करेगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देगा, नए नए उद्योग धंधे खोलेगा, नई नई चीज़ें लाएगा, जिससे लोगों के पास वापस पैसे जाएंगे और वापस रोटेशन चलता रहेगा। तो एक ये हो गया। अब उस समय देखो पूंजीवाद बढ़ रहा था, उदारवाद किसको बढ़ावा दे रहा है, पूंजीवाद को। तो पूंजीवाद तो सीधा सा एक व्यक्ति तो यहाँ पहुँच जाएगा अमीर, और एक व्यक्ति यहाँ। भाई उद्योग धंधे थे, पूंजीवाद का मतलब उद्योग धंधे, औद्योगिकरण से शुरुआत हुई उदारवाद की। तो एक व्यक्ति यहाँ पहुँचेगा, वो हो जाएगा अमीर, और एक हो जाएगा गरीब। तो ये जो खाई है इसको उस समय एक नया विचार आया था मार्क्सवाद, उसने कहा कि हम इनको क्या कर देंगे, समान कर देंगे, समान सबको वर्ग विहीन कर देंगे, ये गरीब और अमीर की खाई है इसको पाट देंगे। तो उदारवाद क्या हो गया, डर गया कि भाई अपनी तो विचारधारा क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तभी तो इसको गतिशील विचारधारा कहा जाता है। इसने समय के साथ अपने आप में क्या कर लिया, चेंजमेंट कर लिया। तो इन्होंने फिर कहीं ना कहीं पूंजीवाद का दबी जबान से समर्थन करते तो थे भाई, जो मेन विचारधारा वो कभी चेंज नहीं हुई, लेकिन फिर गरीबों के हितों की भी बात करने लग गए। तो एक ये भी मुख्य कारण रहा कि मार्क्सवाद का उदय। अगर कारणों की बात करें 2, 3, 4, 5वां क्या है, मार्क्सवाद का उदय। ये सारे कारण है वो क्या रहे, इसमें रहे। अब यहाँ जब जेएस मिल और टीएच ग्रीन जिन्होंने इसमें संशोधन किया, इसीलिए इसको संशोधनात्मक वो कहा जाता है, उदारवाद, आधुनिक उदारवाद भी कहा जाता है। इन्होंने ये कहा कि भाई ये सीमित राज्य का समर्थन करता था। कौन? नकारात्मक उदारवाद, सीमित राज्य, अहस्तक्षेपवादी राज्य कि भाई इनका समर्थन ये करता है। तो जेएस मिल ने ये कहा कि भाई राज्य का एक ही काम थोड़ी है, राज्य का सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना ही काम थोड़ी है, राज्य के और भी कई काम है, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है। अब जैसे हाल फिलहाल की बात करें तो परिवहन, चिकित्सा। भाई आप इसको ऐसे कोरोना काल से समझ लो, जो लोग ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी निजीकरण कर रहा है, भारत को अमेरिका बना देगा, वो भी इस कोरोना काल में सरकारी हॉस्पिटलों में बेड ढूंढ रहे थे। कारण उसका क्या था? कारण यही था कि निजी जो हॉस्पिटलों में पैसे ज़्यादा थे। भाई आप ये मान के चलो, अगर निजी हॉस्पिटल वालों को पता चल गया कि आप
पैसे वाले हो तो वो आपको एकदम चूस के छोड़ देंगे, चूस लेंगे, पूरा शोषण कर लेंगे आपका। तो कहीं ना कहीं राज्य का दायित्व ये भी है। तो ये दायित्व है तो कहाँ आ गया राज्य कल्याणकारी के ऊपर? भाई शिक्षा है। आज अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि लोगों को प्राइवेट स्कूल, जो गरीब बेचारा है वो पढ़ा ही नहीं पाएगा, इतनी फीस उनकी हाई हो जाएगी। ये तो थोड़ा मेंटेन किया हुआ है सरकारी स्कूलों ने। दूसरी चीज़ परिवहन। एक बार क्या हुआ, यहाँ राजस्थान रोडवेज बंद हो गई थी, कहीं हड़ताल पे थे कुछ अपनी मांगों के लिए, तो सीकर से जयपुर का किराया जो अमूमन 100 रुपये रहता है प्राइवेट बसों में, सीधा क्या हो गया, डबल 200 रुपये। तो राज्य ने ये कहा, जेएस मिल ने ये कहा कि राज्य का ये भी काम है, सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना ही नहीं है। फिर दूसरी चीज़ इन्होंने ये क्या बताई कि भाई सभी व्यक्ति समान नहीं है। मान लो यहाँ 4 व्यक्ति हैं, एक लंगड़ा है तो वो यहीं पहुंच पाएगा, मान लो आपने ये लक्ष्य निर्धारित करें, एक बुढ़ा है वो यहीं पहुंच पाएगा, एक जवान है वो यहाँ पहुंच जाएगा, और एक मान लो 45 साल वाला वो। तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा है वो असमानता को बढ़ावा दे रही थी। इसलिए कहा कि इस विचारधारा को चेंज करने की जरूरत है। तो अब जैसे डार्किन जैसे विचारक है, डार्किन वगैरह ने कहा जैसे विकलांग है, बूढ़े हैं, इनको क्या थोड़ी पेंशन देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो ये सीमित राज्य, क्योंकि नकारात्मक उदारवादी क्या कहते हैं राज्य को? राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये कौन कहते हैं? नकारात्मक उदारवाद वाले। और ये उदारवाद वाले क्या कहते हैं? राज्य एक आवश्यक अच्छाई है। राज्य क्या है? आवश्यक अच्छाई है। आवश्यक कैसे? आवश्यक बुराई है। भाई राज्य बुराई है और व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा। राज्य जितने से ज़्यादा कार्य करेगा व्यक्ति के कार्यों में उतना ही क्या होगा? हस्तक्षेप होगा। तो ये कह रहे हैं राज्य का काम है सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन अब आवश्यक है, भाई सुरक्षा चाहिए तो आवश्यक तो है, इसलिए ये क्या है? आवश्यक है। बुराई इसलिए है क्योंकि ये राज्य व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। दूसरी चीज़ आवश्यक अच्छाई है। इन्होंने ये कहा भी राज्य सिर्फ सुरक्षा ही नहीं प्रदान करता, राज्य और भी चीज़ें क्या है? प्रदान करता है। तो राज्य को इन्होंने क्या बताया? एक आवश्यक अच्छाई बताया। फिर जो जेएस मिल, टीएच ग्रीन, इसके अलावा होप हाउस है, लॉस्की है, जॉन रॉल्स है, डॉर्किन है, ये सब इसके समर्थक थे। इन्होंने ये भी कहा कि भाई संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ये निजी संपत्ति का जहाँ समर्थन करते हैं तो संपत्ति का केंद्रीकरण अपने आप ही हो जाएगा पूंजीवाद से। तो संपत्ति का जो केंद्रीकरण है वो राज्य ही रोक सकता है। संपत्ति का जो केंद्रीकरण है वो राज्य द्वारा नियंत्रित हो सकता है, बाकी द्वारा नियंत्रण नहीं हो सकता। तो मुख्य अब 3-4 हो गए। भाई संपत्ति का केंद्रीकरण है, ये राज्य रोक सकता है। दूसरी चीज़, समाज में सभी व्यक्तियों की स्थिति समान नहीं है तो भी ये विचारधारा लागू नहीं होती। योग्यतम की उत्तरजीविता है, ये विचारधारा भी लागू नहीं, इसलिए ये चीज़ें खत्म हो रही है। कौन सी चीज़ें आ रही? कल्याणकारी। भाई राज्य अब लोगों के घरों में शौचालय बनवा रहा है, 2 रुपये किलो अनाज दे रहा है। अरे राज्य को क्या जरूरत पड़ी है 2 रुपये किलो अनाज देने की? इस समय अगर बात करें नकारात्मक उदारवाद के समय, इन्होंने तो यही कहा था सुरक्षा। राज्य का कोई काम नहीं है पैकेट बांटना, ये बाढ़ आ रही तो मर जाए। लेकिन कल्याणकारी क्या कहता है? भाई राज्य के दायित्व है, कोई बाढ़ वगैरह भी आई तो राहत पैकेज दे, लोगों के पास भोजन पहुँचाए। 2 रुपये किलो अनाज दे रही है, ये भी किसकी देन है? कल्याणकारी राज्य की। आज लोकतंत्र का पर्याय है, इसको लोकतंत्र का पर्याय भी मान सकते हैं, लोकतंत्र का पर्याय। तो 2 रुपये किलो अनाज दे रही है, भाई राज्य को दायित्व बताया गया है। तो कौन सा उदारवाद हो गया? सकारात्मक उदारवाद। पहले के ज़माने में राज्य कुछ नहीं देता था, मर रहा है तो मरने दो। कौन सी चीज़? योग्यतम की उत्तरजीविता। राज्य का कोई सरोकार नहीं है, जो मर रहे हैं मरने दो, राज्य को कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ थी किससे? इसकी टीएच ग्रीन और जेएस मिल। टीएच ग्रीन महोदय ने तो ये कहा ही था भाई करने योग्य कार्य है कि भाई राज्य है, राज्य बाधाओं का अंत करता है। मनुष्य के विकास में जो बाधाएं आती है, बाधाओं को बाधित करता है, बाधाओं को बाधित। ये कौन कह रहा है? टीएच ग्रीन। करने योग्य कार्य और बाधाओं को बाधित। भाई मनुष्य के विकास में जो बाधाएं आ रही है उनको कौन दूर कर रहा है? राज्य कर रहा है। और इन्होंने ये भी बताया कि भाई ये नशा है, नशाखोरी, फिर अशिक्षा और गरीबी। नशाखोरी, अशिक्षा और गरीबी, ये काम है राज्य के, कम से कम इनको तो खत्म करे।
भाई राज्य में कम से कम ये चीज़ें तो ना हो, ताकि लोगों का विकास हो सके, बाधाएं ना आए। लोगों के विकास में बाधाओं को बाधित कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है, नहीं तो व्यक्ति का विकास ही नहीं होगा। ये टी.एच. ग्रीन महोदय कहता है। और इन्होंने जो व्यक्ति को व्यक्तिवाद बना दिया था, व्यक्तिवाद, उदारवाद ने, तो इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति और समाज है आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। जो अणुवादी समाज की संकल्पना इन्होंने नष्ट कर दी और कहा कि व्यक्ति का समाज से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो मैंने आपको बात बताई, तो ये चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि ये जो कल्याण, अब राज्य इसका कल्याणकारी का वर्तमान में बात करें तो एक तो ये टी.एच. ग्रीन की आ गई। दूसरी चीज़ बात करें बेवरेज रिपोर्ट की आती है, बेवरेज रिपोर्ट। तो बेवरेज रिपोर्ट 1942, उसमें भी तो यही कहा गया, अभाव, अशिक्षा, बीमारी, अभाव, अशिक्षा, बीमारी, गरीबी और बेरोजगारी, ये कम से कम राज्य के दायित्व हैं कि इनको क्या है, ख़त्म करें। जैसे उन्होंने नारा दिया था इंदिरा जी ने, गरीबी हटाओ, तो ये क्या है, ये सब ये राज्य के कार्य हैं। राज्य को ये बताया गया कि कल्याणकारी कार्य करना आपका दायित्व है। तो कहीं ना कहीं पूरा एकदम से विरोधी विचार हो गया। ठीक है, और वणिकवाद मैंने बता दिया, वणिकवाद और ये जो सकारात्मक उदारवाद, ये दोनों राज्य का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण क्या है, स्वीकार करते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो पैसे आएंगे कहाँ से, शिक्षा है, परिवहन है, चिकित्सा है। जैसे परिवहन, भाई ये सब घाटे वाली संस्थाएं हैं। जैसे चिकित्सा की बात करें, 10 रुपये की पर्ची लगती है, फ्री में इलाज होता है, सिर्फ 10 रुपये की पर्ची। शिक्षा कुछ नहीं लगता, खाना पीना, कपड़े अभी शायद चालू हो जाएंगे, खाना पीना प्लस किताबें हैं, सब फ्री है। शिक्षा, परिवहन में भी भाई गवर्नमेंट रियायत दर पर क्या सुविधा उपलब्ध करा रही है, खैर वो बराबर सही है। लेकिन अब लोगों ने ये कहा कि भाई ये उपलब्ध करवा रही है, शिक्षा के ऊपर इतना खर्च। जैसे बीच में तो परिवहन के बारे में आ रहा था कि राजस्थान रोडवेज बंद होगी, तो एक बेचारे अच्छे अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा कि भाई आप शिक्षा के ऊपर, परिवहन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर इतना खर्च कर रहे हो, तो परिवहन के ऊपर भी आपको खर्च करना चाहिए। राज्य का काम क्या है, कल्याणकारी, तो राज्य क्या करे, लोगों को ये सुविधाएं प्रदान करे। तो इसलिए रोडवेज बच गई थी, नहीं तो घाटे में चल रही थी, इसको बंद कर रहे थे। तो बड़ी अच्छी पहल करी उन अधिकारी ने। तो शिक्षा, परिवहन और चिकित्सा, बोला ऐसी सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा इन्होंने कहा कि भाई जो ये पूंजीवाद है, आप जो निजी संपत्ति का समर्थन कर रहे हो, पूंजीवाद का समर्थन कर रहे हो, इनके ऊपर आप क्या लगाओ, टैक्स लगाओ, और टैक्स से फिर क्या है, ये सुविधाएं लोगों को दो। तो ये सारी चीज़ें किसने बताई? जे.एस. मिल है, टी.एच. ग्रीन है, सकारात्मक उदारवाद में ये सारी चीज़ें आई। तो मोटा मोटी इसमें सारी चीज़ें हमने देख ली। और इसके बाद जो नया विचार आता है वो आता है नव उदारवाद। तो नव उदारवाद है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना, राज्य आवश्यक बुराई है और ये कहते हैं आवश्यक अच्छाई है। व्यक्तिवादी ये मानते हैं और सकारात्मक उदारवादी ये मानते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।